हेलो गाइस, मैं सेल्फ शुक्र आपको कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेसिक टॉपिक जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है और बहुत बेसिक है, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में और समझने में। और इस टॉपिक से ना नीट में हर साल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता है। कभी कभी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, पर 1 या 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स है नीट में। बिना कोई टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे बेसिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बायोलॉजी का, एंड दैट इज द सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी कोशिका। सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, यानी क्या होता है इसका मतलब, कोशिका जीवन की इकाई। ओके, तो हिंदी में भी लिख देते हैं हम लोग, बिकॉज हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। कोशिका जीवन की इकाई। आज हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले इस चैप्टर में पूछा जाता है तो साइंटिस्ट, उनकी इन्वेंशन, यानी उन्होंने क्या खोजा और कैसे खोजा, ठीक है, किस चीज़ में खोजा वो, और किस साइंटिस्ट ने क्या खोजा, उसको किस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है। वो मैच ऑफ द फ्लोइंग की फॉर्म में पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो ऑर्गेनिल्स हैं हमारे कोशिका के, जो कोशिकांग हैं यानी सेल्स के जो ऑर्गेनिल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, एक चार्ट हम लोग बनाएंगे यहाँ पर छोटा सा, जो हमेशा अवेलेबल रहेगा। जब हम लोग पढ़ेंगे उस चार्ट में एंट्री करते जाएंगे। चार्ट के अंदर क्या होगा, साइंटिस्ट, उसकी इन्वेंशन, ओके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटेंट, कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए कि पूरे लेक्चर के दौरान हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या छोड़ा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तो हम लोग कंटेंट्स पढ़ते हैं, कंटेंट्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटेंट्स, ओके। कंटेंट्स में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, कि सेल की हिस्ट्री, ओके। हिस्ट्री एंड इंट्रो। देन हम लोग जाएंगे इसके बाद सेल थ्योरी पर, ओके। देन हम लोग करेंगे एक बार ओवरव्यू ऑफ सेल का, ओके। देन हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोक्योरिटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ओके। फिर हम लोग जाएंगे ऑर्गेनल्स पर। सबसे पहले ऑर्गेनल्स पर जाने से पहले हम लोग जाएंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, ओके। देन हम लोग जाएंगे सेल वॉल, एक्चुअली हम लोग इसी में पढ़ लेंगे, डिफरेंस के बीच में हम लोग सेल वॉल्स देखेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट ऑर्गेनल्स पर। जो ऑर्गेनल्स है ना वो भी डिवाइड है, पूरी सिंगल लेयर, डबल लेयर या विदाउट मेम्ब्रेन। जैसे बोल सकते हैं कि 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, 2 मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स एंड विदाउट एनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स पर जाने के बाद ये हम लोग करते हैं 7 पॉइंट हम लोगों का आता है लास्ट वाला, जीनोमिक डीएनए। इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे ऐसे क्रोमोसोम। क्योंकि जीनोमिक डीएनए को हम लोग 12th एनसीईआरटी में देखते हैं, वहाँ पर एक पूरा टॉपिक है आपका आनुवंशिकी या जेनेटिक्स करके, तो वहाँ हम लोग जीनोमिक डीएनए को पूरा एकदम एलोबरेट करके पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन से। तो एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पर साथ में, साइंटिस्ट एंड देयर इनोवेशन, ओके। तो जो साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस साइंटिस्ट ने क्या क्या इनोवेट किया है, क्या क्या उसने खोज की, उसके बारे में हम लोग यहाँ मेंशन करते जाएंगे। तो उसको एक कॉलम बना के सेपरेट कर देते हैं, ये कर दिया हमने इसको सेपरेट। इस बीच हम लोग बाकी सब कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है, क्या रहता है, हम लोग पढ़ेंगे।
तो पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री इंट्रोडक्शन। सो हिस्ट्री से स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सेल आई कहाँ से, तो क्या है सेल मतलब। हम लोगों ने देखा था आगे एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, उससे पहले हम लोगों को देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उससे पहले हम लोगों ने देखा लिविंग वर्ड्स। तो लिविंग वर्ड्स में पता लग गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय के प्राणी, और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय के प्राणी। तो यूनिसेलुलर में क्या होती है, सिंगल सेल होती है। ओके, तो क्या होता है कि यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर प्राणी होते हैं सिंगल सेल्स होते हैं। मल्टीसेलुलर में क्या होती है, ग्रुप्स ऑफ द सेल होता है। यूनिसेलुलर में क्या हो गया, सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर में क्या हो गया, ग्रुप ऑफ द सेल। तो यहाँ से तो पता लग गया था कि सिंगल सेल मल्टीपल सेल्स यानी मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक, नोट करना, रॉबर्ट हुक है हमारे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, प्लांट सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो उन्होंने कौन से सेल को ऑब्जर्व किया, प्लांट सेल को। प्लांट सेल में भी कौन से सेल ऑब्जर्व किया, उन्होंने कोर को उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, ठीक है। उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर उन्होंने वहाँ देखी। तो जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखी वो रियल में क्या थी, वो रियल में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स थे, ठीक है। स्मॉल पोर्स के बेस पर उन्होंने एक नाम दिया, लैटिन वर्ड में एक नाम दिया सेलुला, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है हमारे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा है, अंडर द माइक्रोस्कोप में ना कोर्क सेल देखी। कोर्क सेल को क्या बोलते हैं हम, कोरेटस सुबह, ठीक है। इन्होंने कोर्क सेल को देखा तो इन्होंने यहाँ देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी यहाँ पर, क्या थी, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और वास्तव में स्ट्रक्चर क्या थी, वो कुछ नहीं थे, स्मॉल स्पोर्स थे, सिर्फ वो छोटे छोटे पोर्स थे, ओके। और जो ये स्ट्रक्चर उन्होंने देखी ये वास्तव में क्या थी, डेड सेल थी। तो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो वास्तव में देखा था वो डेड सेल थी, और डेड सेल थी तो प्लांट सेल में कौन सी डेड सेल होती है, दैट इज द सेल वॉल। तो इन्होंने वास्तव में क्या खोज निकाला था, उस टाइम इन्होंने खोज निकाला था सेल वॉल। तो इन्होंने डिस्कवरी कर दी थी, यहाँ पर डिस्कवरी किसकी की थी, डेड सेल यानी सेल वॉल की इन्होंने डिस्कवरी कर दी थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी कर डाली, डेड सेल या सेल वॉल की डिस्कवरी कर डाली, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ ना कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी तो कर दी, उसके बाद क्या हुआ कि एंटन वॉन ल्यूवेनहुक आया। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने एनिमल सेल पर स्टडी की। उन्होंने एनिमल सेल्स को ऐसे कुछ उसका सेक्शन लिया, ठीक है, ओके। उसका सेक्शन लिया, उसका सेक्शन लेके उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने माइक्रोस्कोप में एक लिविंग सेल देखी। वो लिविंग सेल थी एल्गी की। एल्गी कौन सा, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा कौन सा एल्गी आपने पढ़ा है, स्पायरोगायरा होता है ग्रीन एल्गी। तो ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल्स की खोज की, ठीक है, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो ये लिविंग सेल क्या थी वास्तव में, एल्गी थी। कौन सा एल्गी, ग्रीन एल्गी, एंड दैट इज द स्पायरोगायरा, ये था वो, ठीक है। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल खोज डाली और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल यानी सेल वॉल खोज डाली। तो चलो यहाँ मेंशन कर देते हैं हम लोग किसने क्या किया। सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक को हम लोग फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ द साइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने इनोवेशन किया डेड सेल और दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द सेल वॉल, एंड दैट इज, ये क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी इन्हीं को बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को, ठीक है। उसके बाद कौन है, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक है। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। तो
इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की, लिविंग सेल्स कर देते हैं, ठीक है, लिविंग सेल की खोज की इन्होंने। अब ये सब हो गया। अब इसके बाद क्या कि बाकी साइंटिस्ट कुछ बैठने वाले नहीं थे, ठीक है, बाकी साइंटिस्ट तो चाहते थे कि उनका थोड़ा बहुत नाम हो। तो इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आया। तो रॉबर्ट ब्राउन जब आया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से क्या देखा, न्यूक्लियस देख लिया था कि न्यूक्लियस बहुत डेंस स्ट्रक्चर होती है, ओके, उसको हम स्टेनिंग के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या देख लिया, उन्होंने देख लिया न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज कर डाली थी। और थोड़ा ये भी याद रखिए कि जो स्मॉल स्पोर्ट्स रॉबर्ट हुक ने दिए थे, उन्होंने इसको नाम दिया था, दैट इज द सेलुला। लैटिन वर्ड इसका है सेल का, लैटिन वर्ड क्या है इसका, दैट इज द सेलुला। सेलुला का मतलब क्या होता है, सेलुला का मतलब कुछ नहीं, ये होता है स्मॉल चैम्बर और स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल चैम्बर और स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो लैटिन वर्ड सेल का लैटिन वर्ड क्या है, सेलुलर। और सेल का एक ही ग्रीक वर्ड है, दैट इज द काइटोस। काइटोस से बना है आपका साइटोस, और साइटोस का मीनिंग क्या होता है, साइटोस का मीनिंग होता है सेल। दैट्स व्हाई इसकी जो स्टडी होती है दो टाइप की हो जाती है, एक तो सेल्स के अकॉर्डिंग सेल बायोलॉजी, और काइटोस यानी साइटोस के अकॉर्डिंग दैट इज द साइटोलॉजी। अब बहुत लोग कहते हैं कि क्या डिफरेंस है सेल बायोलॉजी में साइटोलॉजी में। हम साइटोलॉजी को ऐसा सेल बायोलॉजी कह सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं, पर कुछ सिमिलरिटी होने के साथ साथ कुछ डिसिमिलरिटीज भी इनमें पाई जाती है, दोनों ही डेफिनेशन में। तो जो सेल बायोलॉजी है वो बेसिकली क्या है, सेल बायोलॉजी से पहले साइटोलॉजी कर लेते हैं, क्योंकि सेल बायोलॉजी बहुत बड़ा वर्ड है और साइटोलॉजी छोटा वर्ड है। तो साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल that deals with morphology and physiology. Cytology of study of individual cells, individual cells आएगा, क्या है ये, individual सेल्स की स्टडी है। तो डील्स करती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, साइज एंड फिजिकल शेप। आप जैसे पंखा देखोगे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड देखोगे, तो आप इसका मॉर्फोलॉजी देखना है तो आप इसका साइज देखोगे, इसका शेप देखोगे। शेप कैसा है इसका, रेक्टेंगल, ठीक है, साइज कैसी है इसकी ये देखेंगे, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, तो ये मॉर्फोलॉजी होती है। और फिजियोलॉजी में क्या होती है, फिजियोलॉजी आपके होते हैं फंक्शन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स दैट डील्स विद द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेल। तो ये साइटोलॉजी की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन छोटी सी रही है, देखो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स के बारे में साइटोलॉजी में बताती है, जबकि जो सेल बायोलॉजी क्या बताती है, सेल बायोलॉजी में ये बताती है दैट स्टडी ऑफ different types of the cells and that deals with the morphology, physiology, behavior and their interaction with environment। तो एक विस्तृत डेफिनेशन है, ठीक है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। यानी सेल बायोलॉजी क्या होती है, जो डिफरेंट टाइप्स के होते सेल्स होते हैं उनसे डील करती है, इनकी स्टडी है डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स की, जिसमें वो डील करती है विद द मॉर्फोलॉजी यानी साइज एंड शेप के साथ डील करती है, फिजियोलॉजी यानी फंक्शन के साथ डील करती है, बिहेवियर क्या होता है कि बिहेवियर के अंदर आपको ये आता है कि वो कैसे बिहेव करती है, वो कैसे सेल कैसे डिवाइड्स होती है, सेल कैसे नए सेल्स का फॉर्मेशन करती है, सेल
कैसे दूसरे ऑर्गन्स या दूसरे सेल्स के प्रति अपना रिएक्शन देती है, वो बिहेवियर हो गया उसका सेल्स का। और इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, सेल आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है, दो सेल्स या फिर सेल्स एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करती है, एनवायरनमेंट के प्रति कैसा उसका रेस्पॉन्स है, तो ये इंटरेक्शन हो गया। तो देखो सेल बायोलॉजी विस्तृत डेफिनेशन है, जबकि बायोलॉजी की छोटी डेफिनेशन है। लेकिन हम बोलेंगे सेल डिवीजन को किसमें रखना है, इसमें रखना है, किसमें रखना है, तो सेल डिवीजन बिहेवियर में जाएगा आपका कि सेल का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे डिवाइड हो रही है, कैसे डिवीजन कर रही है, कैसे नई सेल प्रोड्यूस कर रही है, तो वो सेल बायोलॉजी के अंदर जाएगा डिवीजन। ठीक है, तो इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल या सेल वॉल की खोज कर दी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी या फादर ऑफ द साइटोलॉजी कर दिया। इसके बाद एंटरमैन ल्यूवेनहॉफ, उन्होंने लिविंग सेल्स देखी। लिविंग सेल्स किसमें देखी थी? ग्रीन एल्गी में देखी थी, दैट इज द स्पैरोवायरा। तो यहाँ तक क्लियर होता है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में। तो रॉबर्ट ब्राउन जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ये आए थे 1831 में। आपके एनसीईआरटी में भी ये मेंशन किया हुआ है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, तो इन्होंने देखा न्यूक्लियस, तो जो डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, तो यहाँ सिंपल सा लिख देते हैं, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस क्या होता है उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो हमारा जो वाला है या उसके नीचे जो हीमोग्लोबिन डीएनए है, तो वहाँ हम लोग न्यूक्लियस को पूरा अच्छे से एलोकेट करके पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी कर दी थी न्यूक्लियस की। इसके बाद हमारे जो दो साइंटिस्ट है उनका सेल बायोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया, उसने रेक्टिफाई किया दोनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को। तो कौन से दो साइंटिस्ट हैं? पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे जो थे हमारे जर्मन के बोटोनिस्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस कंट्री से बिलोंग करता है, और ये बायोलॉजिस्ट है, सॉरी जूलॉजिस्ट है या बोटोनिस्ट है, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि जर्मन बोटोनिस्ट थियोडर श्वान, जर्मन जूलॉजिस्ट मैथियास श्लाइडिंग, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जर्मन बोटोनिस्ट कौन था? मैथियास श्लाइडिंग। तो जर्मन बोटोनिस्ट था मैथियास श्लाइडिंग। ये इन्होंने बताया 1838 में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने प्लांट सेल ऑब्जर्व की। जर्मन बोटोनिस्ट है, बोटोनिस्ट ऑब्वियसली तो प्लांट सेल ऑब्जर्व करेंगे। तो इन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने वहां देखा कि जो प्लांट सेल्स होती है आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। तो उन्होंने ये बता दिया कि प्लांट सेल्स are composed of cells and the product of the cells। तो इन्होंने ये बता दिया है प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं हमारे, वो थे हमारे ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, इनका नाम था थियोडर श्वान। थियोडर श्वान 1839 में क्या बता गया हम लोगों को? 1839 में ये हमें बता रहे, इन्होंने एक्चुअली क्या था कि अभी जूलॉजिस्ट हैं तो ऑब्वियसली एनिमल सेल के ऊपर डिस्कवरी करेंगे, एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करेंगे। तो इन्होंने क्या एनिमल सेल के ऊपर स्टडी की, तो इन्होंने देखा एनिमल सेल के ऊपर स्टडी की, तो इन्होंने देखा कि एनिमल सेल्स के बाहर एक आउटर थिन लेयर पाई जाती है, आउटर थिन लेयर पाई जाती है, जिसको आज की जनरेशन में या फिर जिसको आज की दुनिया क्या बोलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलती है। तो क्या पता लगा यहाँ से पता लगा कि हमें कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर द न्यूक्लियस कर दी, इसको वहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोला कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान, इन्होंने क्या खोज डाला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थियोडर श्वान ने। ओके, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और अच्छे से देखा या उसको स्टेनिंग करके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था फ्लेमिंग ने। ओके, वो हम आगे देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये आगे हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ प्लांट सेल्स की भी स्टडी की, तो इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज हो गई तो इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया कि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, देखें कि प्लांट सेल्स में भी कुछ ऐसा पाया जाता है कि नहीं। तो इन्होंने प्लांट सेल्स की भी स्टडी की,
तो वहाँ देखा है प्लांट सेल में सेल वॉल देखे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेल वॉल की खोज कर डाली थी किसने, रॉबर्ट हुक ने खोज कर डाली थी। तो उन्होंने देखा है कि सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, इन्होंने ये बता दिया। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दी, इस बेसिस पर इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी कि जितने भी प्लांट सेल एनिमल सेल्स होते हैं ना, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। All animal cells and plant cells are composed of the cell. तो ये सेम बात तो उन्होंने बोल दी थी, हमारे जो बोटोनिस्ट थे मैथियास श्लाइडर, इन्होंने भी सेम बात बोल दी थी। तो इन्होंने भी सेम बात बोली थी कि प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। तो यही हाइपोथेसिस उन्होंने दी, सिर्फ इन्होंने ऐड क्या किया, एनिमल सेल ऐड कर दिया। तो इसने बोला भाई तू क्रेडिट ले लेगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं कि दोनों इस चीज का क्रेडिट ले लेते हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी सारी की सारी प्राणी कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं, कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों, कोशिकाओं के उत्पाद क्या होते हैं, जैसे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, पूरा ह्यूमन सिस्टम जैसे पूरा प्लांट बॉडी, वो कोशिका के उत्पाद होते हैं। तो इन्होंने मिलकर दोनों साइंटिस्ट ने, किसने, जर्मन बोटोनिस्ट मैथियास श्लाइडर, यहाँ ऐसे पूरा याद रखना है मेरे को, ये जर्मन बोटोनिस्ट है मैथियास श्लाइडर। सेंटेंस में क्या किया जाएगा, सेंटेंस में ऐसा किया जाएगा, जर्मन बोटोनिस्ट थियोडर श्वान ऊपर देंगे और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मैथियास श्लाइडर ऊपर देंगे। आप सोचेंगे टिक मार क्या देंगे, हाँ ये तो सही है, जर्मन बोटोनिस्ट थियोडर श्वान एंड ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मैथियास श्लाइडर ने मिलकर सेल थ्योरी दी। आप बोलेंगे सही, अच्छा आगे 4 नंबर हमारे मिल जाएगा, लेकिन वहाँ आपका -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा क्यों, क्योंकि जर्मन बोटोनिस्ट थे मैथियास श्लाइडर और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे आपके थियोडर श्वान। ये आपको अच्छे से याद रखना है, और इसको याद रखने का ट्रिक आपको बता देता हूँ मैं कि जो जूलॉजिस्ट होगा ऑब्वियसली वो श्वान होगा। श्वान का हिंदी में मीनिंग होता है डॉग, ठीक है। मैं ऐसे आपको ट्रिक बताऊं, ऐसे आंसर नहीं कर रहा, साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं, श्वान मतलब हिंदी में होता है डॉग, ठीक है। डॉग, डॉग क्या है, एनिमल, और एनिमल की स्टडी करने वाले क्या कहलाते हैं, जूलॉजिस्ट। प्रैक्टिस की है तो आपको याद रहेगा कि श्वान साइंटिस्ट है, ठीक है, और एनिमल पे स्टडी, श्वान क्या है, डॉग है, डॉग है, एनिमल पे स्टडी किया, वो एनिमल पे स्टडी करने वाले क्या होता है, जूलॉजिस्ट। तो आपको भी भूलोगे मीनिंग कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान है, ओके। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जर्मन बोटोनिस्ट मैथियास श्लाइडर। इस ट्रिक से आप कभी इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये कर देते हैं, तो ये मेंशन कर देते हैं हम लोग, थियोडर श्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, और ठीक है, ये ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज ब्रिटिश थियोडर श्वान ने की, लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग, थियोडर श्वान। थियोडर श्वान ने क्या लिख डाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कर डाली। आपको भी शायद एज वेल एज ऐसा कैसे नोट्स लिखना है, एज वेल एज ऐसा कैसा लिखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मिलकर क्या किया, दोनों ने क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया, दोनों ने समझौता कर लिया कि भाई ठीक है, तेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, तो दोनों मिलकर कुछ एक ऐसी चीज डेवलप करते हैं ताकि दुनिया में लोगों को याद रहे। तो याद रखने के हिसाब से उन्होंने एक चीज दी, दैट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पे, हमारा हिस्ट्री इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम आते हैं सेल थ्योरी पे कि सेल थ्योरी में इन्होंने क्या दिया। सेल थ्योरी में कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना सा बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, यानी सारी पादप कोशिकाएं या प्राणी कोशिकाएं कोशिकाओं या कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कोशिका जीवन की आधारभूत और मूलभूत इकाई है, ठीक है, यानी बेसिक, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट। सो सेल थ्योरी, ओके, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में क्या बताया, सेल थ्योरी में बता डाला कि फर्स्ट, ओके, पहले लिख देते हैं सेल थ्योरी किसने की, मैथियास, SCHEIS, शेल्वियन एंड थियोडर श्वान, ठीक है। आप भूलोगे नहीं कि जूलॉजिस्ट और बोटनिस्ट ने आपको ट्रिक बता दी कैसे याद रखना। आपको सेल थ्योरी की थी मैथियास, श्लाइडर और थियोडर श्वान ने।
यही आपको लिखना है, कहीं भी क्वेश्चन आए कि सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी इन्हीं दो लोगों ने दी थी और किसी ने नहीं दी थी, ठीक है। आगे साइंटिस्ट और आएंगे आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आंसर यही जाएगा। सेल थ्योरी ने दी थी तो लिखा था कि वही सेम स्टेटमेंट, होल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर composed of cells and the product of cells, or cell is the structural and functional unit of life। तो यही सेल थ्योरी। लेकिन ये दो साइंटिस्ट एक बात नहीं बता पाए, उससे क्या है कि बाकी लोग इससे नाखुश हो गए कि ये एक बात नहीं बता पाए कि आपने ठीक है बता दिया कि सारे प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंपोज ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, पर ये बताओ हमें कि ये सेल्स आई कहाँ से या फिर नई सेल्स बनती कैसे हैं। तो ये चीज इनको ये बता नहीं पाए, तो इसकी डीमेरिट्स क्या हो जाती है, इनकी डीमेरिट्स ये हो जाती है कि ये बता नहीं पाए कि हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि जो नई सेल्स बनी कहाँ से, ये चीजें लोग नहीं बता पाए। हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि नई सेल्स कहाँ से बनी तो बताऊं मैं, नहीं बता पाया। ओके, तो ये चीजें नहीं बता पाए। इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं एंड दैट इज द रुडोल्फ विर्चो। 1838 में आए थे श्लाइडेन और 39 में आए थे श्वान। देन 1851 में बहुत बड़े अंतराल के बाद ये बात क्लियर हो गई कि जो नई सेल्स है वो पुरानी सेल से ही बनती है। छोटे रुडोल्फ विर्चो ने बता दिया कि न्यू सेल्स आर formed from the pre-existing cell, इसको इन्होंने लैटिन में एक नाम दिया। आपको पूछ सकता है कि लैटिन में कि ग्रीक में, कंफ्यूज करने के लिए जस्ट पर याद रखना लैटिन में नाम दिया। लैटिन में इन्होंने बोला omnis cellula e cellula। इसका मतलब क्या होता है कि नई सेल्स जो पुरानी सेल से बनी होती है, दैट इज omnis cellula e cellula। तो रुडोल्फ विर्चो ने बता दिया, तो रुडोल्फ विर्चो ने रेक्टिफाई किया सेल थ्योरी को, पर इन्होंने सिर्फ रेक्टिफाई किया, लेकिन सेल थ्योरी दी किसने थी, श्लाइडेन और श्वान में। मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे इस चीज में गलती करते हैं कि सेल थ्योरी भाई इन्होंने दे दी, ये पूछ रहे हैं मॉडर्न सेल थ्योरी किन्होंने दी, तो भी आंसर श्लाइडेन श्वान की जाएगा। कई लोग बोलते हैं रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी क्योंकि उन्होंने रेक्टिफाई किया था पुरानी सेल थ्योरी को, लेकिन वो गलत है। तो रुडोल्फ विर्चो ने सिर्फ रेक्टिफाई करके बताया कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुरानी जो नई सेल्स है वो पुरानी सेल से ही बनती है। तो इन्होंने सेल थ्योरी को ऐसे फिर वापस बताया कि जो करंट सेल थ्योरी है, करंट सेल थ्योरी क्या है, करंट सेल थ्योरी कुछ नहीं है कि करंट सेल थ्योरी पुरानी सेल थ्योरी का प्लस ये वाला स्टेटमेंट का एडिशन है सिर्फ। तो न्यू सेल थ्योरी में क्या आ जाएगा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो नई सेल थ्योरी में सिर्फ ये एक सेंटेंस ऐड हो जाएगा, बाकी सेल थ्योरी वही है। और सेल थ्योरी थी किसने थी, दो साइंटिस्ट ने। बार-बार इसको प्रेशर दे रहा हूं कि बच्चे गलती करते हैं इसमें बार, क्योंकि साथ में साइंटिस्ट का भी नाम मेंशन हो जाता है तो बच्चे गलती कर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसको भी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेल थ्योरी दी थी मैथियस श्लाइडर एंड थियोडर श्वान। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि श्वान जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे, ठीक है, मैंने ट्रिक बता चुका हूँ आपको ट्रिक में, ठीक है। तो सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद प्रॉब्लम्स कहाँ आई, इसके बाद प्रॉब्लम्स ये आई कि प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंस पता लगे। क्या पता लगे थे कि एक में सेल वॉल होती है, एक में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखा गया कि कुछ ऐसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं,
लेकिन यूनिसेलुलर होते हुए भी उनमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो अपने ही कम्युनिटी के लोगों से अलग है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक भी होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में कुछ ऐसे डिफरेंस पाए गए जो अपने ही यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक से थोड़े से भिन्न थे, थोड़े नहीं बहुत अलग थे, ठीक है। तो अब हम ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार सेल पर। हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सेल थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में हम लोग क्या देखेंगे वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो ओवरव्यू ऑफ सेल जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, हम कंप्लीट 100% एनसीईआरटी को साथ लेके चल रहे हैं। एडिशन कुछ नहीं है, सिर्फ एडिशन 10% या 20% की नॉलेज एडिशनल हमने ऐड की, बाकी सारी एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी हमारी गीता है, एनसीईआरटी हमारी कुरान है, एनसीईआरटी हमारी क्या है, हॉली बुक्स, यानी जो क्रिश्चियंस के हॉली बुक्स होती है वही हमारी ये है, ठीक है, बाइबल से सॉरी। तो और एनसीईआरटी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है। तो एनसीईआरटी हमारे सब कुछ, उसको हम लोग कैसे भी करके कवर करना है। चाहे अपना नाम भूल जाओ, घर वालों का नाम भूल जाओ, लेकिन एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमेशा याद रखनी, एक भी लाइन, एक भी वर्ड्स नहीं भूलना हम लोगों को, ठीक है। सो ओवरव्यू ऑफ द सेल्स हम लोग देखते हैं, ऐसा डिस्कवरी किया गया कि जो ओनियन होते हैं, ओनियन पिल यानी जो ओनियन का छिलका होता है, और एक ह्यूमन चिक जो होता है, ओनियन पिल में हम लोग देखते हैं कि बाहर आउटर साइड पर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, दैट इज द सेल वॉल। और ह्यूमन चिक में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ओनियन पिल में सेल वॉल और ह्यूमन चिक में सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिफरेंस देख लिया। तो इतना तो पता लग गया कि हाँ इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल है, लेकिन अंदर की साइड भी इसमें क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है इनसाइड कैसे, तो दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। इसके बाद ये बात उठी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या सेल वॉल होती है, जो एक कोशिका प्राणी होते हैं उनमें। तो देखा गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें क्या थी, सिंगल सेल थी। अब देखना कि यहाँ से ही ये कंफर्म हो पाया कि सेल इज द यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है, यहाँ से ही हम लोग जान पाए। अब ये सिंगल सेल क्या करती थी, तो वो सिंगल सेल की वजह से इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, ठीक है। और दूसरा ये कहते हैं परफॉर्म करते थे सारे ही फंक्शन, खाना पीना, निकालना सब, यानी डाइजेशन, एक्सप्रेशन, रेस्पिरेशन, एक्सट्रैक्शन वगैरह, सॉरी एक्सक्रेशन वगैरह, रेस्पिरेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एवरीथिंग परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन। परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन। तो सिंगल सेल में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती थी इनका, यानी स्वतंत्र जीवन यापन, और परफॉर्म करती थी सारे फंक्शन, परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द लाइफ, ठीक है, सिर्फ सिंगल सेल की वजह से। तो ये एक कंक्लूजन निकाला गया, एक कंक्लूजन ये निकाला गया कि नथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, कि एक संपूर्ण कोशिका जो होती है उससे आधी अधूरी या उससे कम कोई भी स्ट्रक्चर होगी, उस स्ट्रक्चर की वजह से ए लिविंग सेल कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, या कांट कीप द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग लाइफ। यानी हम बोल सकते हैं कि आधी अधूरी यानी एक कोशिका से कम होने पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकाला गया, कंक्लूजन ये निकाला गया नथिंग
less than a nothing less than a complete structure of a cell, nothing less than a complete structure of cell can't give a independent existence of living organism। यानी कंप्लीट एक्सेल से आधा अधूरा कुछ भी हो वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दे सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सो हम लोग अब बोल सकते हैं क्लियरली कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका ही जीवन की इकाई है। ठीक है, इससे कम कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इससे कम होने पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट इज क्लियर। अब यहाँ बात उठी कि चलो सिंगल सेल्स हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि जो सिंगल सेल वाले प्राणी हैं क्या वो मल्टीपल सेल वाले प्राणियों से एकदम सेम होते हैं या उनमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। तो दोनों में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे और कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे। तो डिफरेंस को देखने से पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, या फिर हम एक काम करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंस लेते हुए बाद में प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टर है वो अलग से मेंशन करते हैं। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अलग से दिया हुआ है और यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो खैर पूरा चैप्टर है सही, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स वगैरह के बारे में। उससे क्या होगा ना, उससे आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा और मैं मानता हूँ चीज़ों को याद रखने से बेटर है चीज़ों को समझा जाए। समझने के लिए सबसे बेटर चीज़ है कंपेरिजन। ठीक है, कंपेरिजन कि मुझ में और ब्लैक बोर्ड में क्या डिफरेंस है, ये नॉन लिविंग है मैं लिविंग हूँ, तो कंपेरिजन हो गया। ठीक है, इसका कलर अलग है मेरा कलर अलग है, तो कंपेरिजन से चीज़ों को हमेशा याद रखा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, और आपके साइड में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सेल्स के साइज और शेप दिए हुए हैं कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं। तो पहले उसको हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। तो हमने ओवरव्यू ऑफ सेल्स देख लिया। ओवरव्यू ऑफ सेल्स में हम लोग देखते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल ऑन दी प्लैनेट, प्लैनेट तो हमारा अर्थ ही है। ठीक है, कोई बाहर का हो तो बता देना मुझे, उसको हम एलियन बोलते हैं। सो स्मॉलेस्ट सेल्स ऑन द अर्थ दैट इज द माइकोप्लाज्मा, और ये इसका जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब आपको बता दूं मैं माइकोप्लाज्मा से मेंशन किया है, और यहाँ इस चैप्टर में जब कोई सिंगल चैप्टर टेस्ट होता है माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ क्वालिटीज़ पूछ ले तो उस क्वालिटीज़ में लिखा देता हूँ, और ये क्वालिटीज़ आपके एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा चैप्टर था उसमें माइकोप्लाज्मा जरूर मेंशन किया हुआ था एज ए यू बैक्टीरिया, सॉरी ऐसे पैथोजन मेंशन किया हुआ था। तो क्या क्या खास क्वालिटी है माइकोप्लाज्मा में, दैट इज द लैक ऑफ द सेल वॉल। एक बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, जस्ट प्लीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। लैक ऑफ द सेल वॉल एंड ये क्या होता है, फैक्युलेटिव एनारोबिक, फैक्युलेटिव एनारोबिक होता है। और तीसरा कि ये पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस इन द प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो लैक ऑफ सेल वॉल होती है, ये सबसे छोटी कोशिका है इस धरती पर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इनका, ठीक है 0.3 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। और लैक ऑफ द सेल वॉल की कमी होती है। दूसरा ये फैक्युलेटिव एनारोबिक होता है। फैक्युलेटिव क्या होते हैं, एक तो ऑब्लिगेट होते हैं, फैक्युलेटिव होते हैं। तो फैक्युलेटिव होते हैं कि जो ऐच्छिक अवायवीय जीव, इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इनको हम हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक अवायवीय जीव। मेरी इसमें पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा मैं 2-3 लैंग्वेजेस और जानता हूँ हिंदी के अलावा,
ओके, सो H8 ये क्या होता है कि जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो ये ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो ये एरोबिक हो जाते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी ना तो ये एनारोबिक बन जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड देम फैक्युलेटिव एनारोबिक। अब बात समझ में आई आपको चीजें? वो पैथोजेंस होते हैं, यानी रोग फैलाते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल्स। और सबसे बड़ी सेल्स होती है ना, लार्जेस्ट सिंगल सेल, हम बात कर रहे हैं सिंगल सेल की। तो ऑब्वियसली माइक्रोप्लाज्म तो प्रोकैरियोट से मोनेरा गया तो सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो लार्जेस्ट सिंगल सेल्स होती है, दैट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ये ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, सबसे सिंगल सेल का एग्जांपल है। लार्जेस्ट सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है ये। सो ये क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें आपके एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है विद द डायग्राम, यानी कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर, शेप, साइज के अकॉर्डिंग, तो वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो आज का मेन टॉपिक होगा, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक। ओके, सो क्या प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देर बाद हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम आते हैं कुछ शेप एंड द साइज। यहाँ लिख देते हैं हम लोग सेल्स, और यहाँ पर शेप एंड साइज। सो सबसे पहले आपकी आती है आरबीसी। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म सबको पता होगी, ऑब्वियसली आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगी, नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो। रेड ब्लड सेल्स, दैट इज द इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट सेल्स कैसी होती है? ये ओवल भी होती है एंड कैसी होती है? बाइकॉन्केव, यानी उभय अवतल। ओवल को तो लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे हिंदी में, ठीक है। तो बाइकॉन्केव एंड उभय अवतल होती है। ये हो गया गोल और ये हो गया बाइकॉन्केव, ऐसी करके होती है। थोड़ा और सिमिलर स्ट्रक्चर ही होती है इसकी। ये बाइकॉन्केव क्यों होती है? क्योंकि हमारी क्या होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो भी काम करता है कि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में कभी कभी। तो आरबीसी में क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एब्सेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन आरबीसी, नॉट इसमें ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर। ओके, इसके बाद दूसरी हमारी आती है डब्ल्यूबीसी, यानी इसकी ही बहन है डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड कॉप्सूल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स कैसी होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ नहीं होती है, अमीबॉइड टाइप की होती है। अमीबॉइड, अमीबॉइड कैसा होता है? अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा ऐसा होता है, दिखा देता हूँ मैं। अमीबा कैसा होता है? ऐसा होता है, मतलब उसकी कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, ऐसा होता है, उसकी कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है। तो अमीबॉइड टाइप की सेल्स होती है। उसके बाद हमारा आता है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स आप पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स में, वेस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। ट्रैकिड्स जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, ऐसे करके होते हैं इलोंगेटेड, ऐसे करके ऐसा होता है इलोंगेटेड। ये में न्यूक्लियस हो गया, कुछ पोर्स भी होते हैं बाहर, इनके आसपास क्या है? लिग्निन जमा होती है, ओके। और इनका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज ट्रैकिड। उसके बाद हमारे आते हैं न्यूरल सेल्स। न्यूरल सेल्स ऐसी होती है, ये इनका एक्सोन हो गया, डेंड्राइट निकल रहे बाहर, सॉरी ये इनका साइटोम हो गया, ये डेंड्राइट बाहर निकल रहे हैं, और ये इनका बड़ा सा एक एक्सोन हो गया, यहाँ भी थोड़े डेंड्राइट निकल रहे। तो ये कैसी होती है? फिलामेंटस टाइप की होती है हमारी, कैसी होती है? फिलामेंटस टाइप की होती है। फिलामेंटस टाइप की हमारी न्यूरल सेल हो गई, ओके। तो आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ट्रैकिड्स हो गया, न्यूरल सेल हो गया। इसके बाद अब तक में मेंशन क्या हुआ है कि मेसोफिल सेल्स मेंशन क्या हुआ है? इसे पेरेंट क्या में बोल सकते हैं? मेसोफिल सेल आपके लीव्स वगैरह में पाई जाती है, ठीक है। तो वहां पर मेनली पेरेंकाइमा सेल्स होती है, वो क्योंकि वो लिविंग सेल्स होती है, ठीक
ठीक है। ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, खाना स्टोर करके रखती है, खाना बनाती है। तो वो कैसी होती है? ऐसी होती है। ग्रीन सेल्स होती है। बनाया मैंने ब्लैक में, डजंट मीन कि ग्रीन नहीं होती, ग्रीन सेल होती है। तो ये भी कैसी होती है आपकी? ये भी आपकी ओवल शेप ही होती है। देखिए ओवल शेप होती है। तो 5 टाइप की कोशिका आपको दिखा दी गई है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ट्रेटिस, न्यूरल सेल, बेसोफिल, डायग्राम इनके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे ही डायग्राम दिए हुए हैं। डायग्राम सबको लेक्चर के बाद में ऐड करते जाएगा, लेक्चर के बाद दे दिया जाएगा और एनसीईआरटी के ही डायग्राम आपको फॉलो करने हैं जितने भी हो सके। तो ये हो गई। इसके बाद बोला गया है कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनकी साइज होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, उसके बाद पीपीएलओ का मेंशन किया गया है, प्लूरो पीपीएलओ, ठीक है। पीपीएलओ कुछ नहीं होता है जिससे कि फ्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है। वो पीपीएलओ आपको कुछ नहीं है, माइक्रोप्लाज्मा ही है। माइक्रोप्लाज्मा के बहुत सारे नाम हैं, पीपीएलओ नाम माइक्रोप्लाज्मा का है। जोकर्स ऑफ द सेल बायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि वो जोकर की तरह बिहेवियर करता है। कभी क्या होता है कि कभी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, कभी एनारोबिक कर रहा है, ठीक है। पैथोजेंस के फॉर्म में है, लैक ऑफ द सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल से, तो बहुत जोकर जैसी क्वालिटीज है उसमें, ठीक है। तो उसको हम लोग जोकर ऑफ द सेल बायोलॉजी बोलते हैं। और साथ में वो क्या है, पीपीएलओ यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है। तो पीपीएलओ की साइज में जो दी हुई है वो आपकी दी हुई है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, और जो आपकी माइक्रोप्लाज्मा की जो साइज होती है ना वो स्टार्ट होती है 0.15 माइक्रोमीटर से 0.30 माइक्रोमीटर तक होती है, मतलब उसी रेंज में आता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपसे पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिना सोचे समझे आँख बंद करके माइक्रोप्लाज्मा पे टिक करना है। सबसे स्मॉलेस्ट सिंगल सेल या फिर सबसे स्मॉलेस्ट सेल, तो माइक्रोप्लाज्मा में आपको मेंशन करना है। ओके, डन। तो ये हमारा ओवरव्यू कंप्लीट हो गया इस पर, ठीक है, सेल्स के ऊपर। अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक चीज देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में सेल्स में क्या समानता है, थोड़ी सी पहले कॉमन देख लेते हैं, दोनों चीजों में कॉमन क्या है। यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकेरियोटिक सेल जो होती है इनमें क्या होता है ना, मेम्ब्रेनस बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड बोल सकते हैं इनको, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स यूकेरियोटिक सेल से पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। ये डिफरेंस है, ये मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस है ये, मतलब कैसा डिफरेंस है, लेकिन हम डिफरेंस थोड़ा एलोबरेट करके पढ़ेंगे बाद में, है ना। तो यूकेरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ओके, लेकिन इनमें क्या होता है कि राइबोसोम, राइबोसोम ऐसा एक ऑर्गेनिल्स है जो आपकी यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है राइबोसोम्स। ओके, यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है वो आपका 80S होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S होता है। अब आप बोलोगे सर ये S क्या है और 70 80 क्या है, तो जो 80 है वो साइज को डिफाइन करता है यहाँ पर कि साइज इसकी कैसी है। साइज बड़ी साइज की, बड़ी साइज का राइबोसोम यूकेरियोटिक में पाया जाएगा, छोटे साइज का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। और राइबोसोम्स का होता है ना, कुछ ऑर्गेनिल्स में भी राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा ऑर्गेनिल्स है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहाँ भी आपको राइबोसोम पाया जाता है। अब ये तीन ऑर्गेनिल्स के मैंने नाम बोले हैं कि ये कहाँ आते हैं, कैसे रखते हैं इनको, मेम्ब्रेनस होते हैं कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो 80S, अब हम थोड़ा सा ना राइबोसोम्स को डिटेल में ही पढ़ेंगे, पर मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। जो 80S होता है ना और ये जो 70S हो गया, तो जो 80S की दो सब यूनिट होती है, एक तो 40S और ये 60S, और 70S की दो यूनिट होगी, एक तो 30S
एंड दैट इज द 50th। अब आप बोलोगे 46 तो 100 होता है, पर 80 कैसे हो गया? ये इनकी डेंसिटी और साइज के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो 80s नाम दिया गया, और ये भी डेंसिटी और साइज के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। जो यहाँ पर जो S है दैट इज द स्वेट वर्क यूनिट, S डिनोट इज द स्वेट वर्क यूनिट एंड इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट करती है ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को इंडिकेट करती है ये। और सेडिमेंट कॉफिशिएंट क्या बताता है? ये बताता है राइबोसोम का डेंसिटी एंड साइज। तो इट इज क्लियर। अब आपसे कोई पूछे तो एच का सेडिमेंटेशन यूनिट्स है। एक स्वेटवर्थ हमारे साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने राइबोसोम्स को एक सेडिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां इन्होंने पाया कि ये दोनों राइबोसोम दूसरे डिफरेंस अकॉर्डिंग टू डेंसिटी एंड साइज, और इन्होंने इसको मेजर करने के लिए यूनिट का यूज किया, तो उन्होंने इसको अपना नाम दिया, दैट इज स्वेटवर्थ यूनिट, जो बताती है सेडिमेंट कोएफिशिएंट, और सेडिमेंट कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है? इसका डेंसिटी और साइज। तो दैट इज क्लियर, ओके। अब हम आते हैं कि यूकेरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनिज्म पे जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा पहले ऑर्गेनिज्म हम लोग देख लेंगे, बस ये देखेंगे वो मेम्ब्रेनस है कि नॉन मेम्ब्रेनस है, उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे। सो डिफरेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एलोमेटिक टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। तो डिफरेंस लिख देते हैं यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक्स एंड द यूकेरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स एंड द यूकेरियोटिक्स। सो क्या डिफरेंस है हम लोग इनमें देखते हैं अभी थोड़ी देर में, क्या डिफरेंस है दोनों में और किस बेसिस पर डिफरेंस है, ये हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पर हम लोगों को एक दूसरे से डिसिमिलर बता रहे हैं, ओके। तो हमने ओवरव्यू ऑफ द सेल भी देख लिया भाई, ठीक है, ये भी कवर हो गया। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस इनका अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप, सेल टाइप। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा कैसी होगी? बताया गया है कि ऑलवेज यूनिसेलुलर होगी है, ऑलवेज यूनिसेलुलर, यानी हमेशा एक कोशिकीय होगी। जबकि यूकेरियोटिक सेल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा आते हैं, फंजाई आते हैं, प्लांटी आते हैं, एनिमल आते हैं। तो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर भी होती है एंड मल्टीसेलुलर भी होती है, ओके। अब नेक्स्ट डिफरेंस दोनों में क्या है? दोनों में दूसरा डिफरेंस है सेल वॉल का, ओके। तो जो प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है ना, वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। देखो हमने पढ़ा था माइटोप्लाज्म में लैक ऑफ द सेल वॉल थी, लेकिन आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों में सेल वॉल पाई जाती है, ओके। तो सेल वॉल जो होती है हम यहाँ लिख देते हैं मेड ऑफ पेप्टाइडो। मैं जो भी लिख रहा हूँ आपके साथ एनसीईआरटी में मेंशन है, चाहे उस चैप्टर में मेंशन नहीं हो, आगे वाले चैप्टर में मेंशन है, ठीक है। तो उसको मैं समराइज कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए इसीलिए, और चीज़ों को अच्छी तरह से समझने में आपको आसानी हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत समझना कि डिफरेंस तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ही नहीं है तो ये आएगा नहीं, ये डिफरेंस भले ही नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठ के आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकते हैं डेफिनेटली। सो मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन, इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, MUERIN, दैट इज द म्यूरिन। और यूकेरियोटिक्स में सेल वॉल्स हम देखते हैं कि कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जिनमें सेल वॉल्स पाई जाती है, डायटम्स होते हैं उनमें सेल वॉल्स पाई जाती है। इसके बाद फंजाई में होते हैं काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है, प्लांटी होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। जब यूकेरियोटिक्स दिमाग में रहेगा ना आपके, तो हमेशा याद रखना कि यूकेरियोटिक्स के अंदर आप प्लांटी पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, एनिमिलिया पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, दैट इज क्लियर। और जो प्रोकैरियोटिक्स आपके दिमाग में है ना, तो हमेशा याद रखना कि प्रोकैरियोटिक्स में हमेशा क्या आएगा? मोनेरा आएगा। तो मान के चलो कि मोनेरा को हम लोग बाकी सब चीज़ों से डिफर कर दें। तो यूकेरियोटिक्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है,
काइटिन की बनी होती है और भी बहुत सी बनी होती है। एनिमल्स में सेलुलोज नहीं पाया जाती, ठीक है। तो सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है और भी बहुत कुछ की बनी होती है, ठीक है। दैट इज क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इनकी साइज पे चलते हैं थोड़ा। साइज तो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। अब सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमने पढ़ी थी माइक्रोप्लाज्मा, दैट इज 0.3 माइक्रोमीटर, इससे छोटी तो कुछ होगी नहीं। तो 0.3 माइक्रोमीटर से लेके ये 3 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक्स क्या होते हैं कि ये माइक्रोमीटर से लेकर ये मीटर तक होते हैं, यानी बहुत बड़े होते हैं। जैसे हमने यूकेलिप्टस भी पढ़ा था, 100 मीटर्स का प्लांट था, प्लांट में देखा हुआ हमने पढ़ा था। तो यूकेरियोटिक्स वो होता है प्लांट एनिमल, उसमें यूकेलिप्टस होता है, वो 100 मीटर का प्लांट था, बहुत लंबा था। तो ये माइक्रोमीटर से लेकर मीटर तक होते हैं, दैट इज क्लियर। अब कुछ खास चीजें में देखते हैं हम लोग, एंड दैट इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, देखो अब न्यूक्लियस के बेसिस पे इनका नाम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक रखा गया है, ठीक है। प्रो मतलब क्या है, प्रो मतलब क्या है, प्रिमिटिव, दैट इज प्री, होपफुली आपको दिख रहा होगा शायद ऊपर में। तो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक, और यूकेरियोटिक मतलब क्या है, दैट इज अ डेवलप और ट्रू। तो ये यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव और यू मतलब डेवलप या ट्रू। और कैरियोटिक्स में कैरियोन वर्ड आता है, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस और डेवलप न्यूक्लियस। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ क्या होता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड। और नॉट वेल डिफाइंड क्यों है कि बिकॉज विदाउट एनी मेम्ब्रेन या विदाउट एनी कवर्ड, यानी न्यूक्लियस होता है बिना किसी मेम्ब्रेन का होता है, यहाँ पर कवर्ड नहीं होता, खुला होता है, नेकेड होता है। जैसे हम नेकेड जीनोमिक डीएनए या फिर न्यूक्लियस के केस में इसको सर्कुलर डीएनए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया, उसको भी लिख देते हैं हम लोग नेकेड जीनोमिक या सर्कुलर डीएनए। तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, वेल डिफाइंड। इसमें कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब क्या होगा कि वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा। ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, दैट इज क्लियर। ओके, सो अब आगे वो देखते हैं, हम न्यूक्लियस देख लिया हम लोगों ने। अब न्यूक्लियस के बाद आगे चीजों पे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स, क्योंकि सारी एनर्जी सेल्स को वहीं से प्रोड्यूस होती है, सारी एनर्जी सेल को वहीं से मिलती है, इसको हम पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट, दैट इज क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट एनी एक्सेप्शन, सारी यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा, प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स, सब में पाया जाएगा। उसके बाद अगला चीज हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड। और जो प्लाज्मिड है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल की बहुत खास स्पेशलिटी है, बहुत खास बात है प्रोकैरियोटिक सेल। प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड हम लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है, मतलब एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है। एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, एक्स्ट्रा बोला तो मतलब इसके अलावा ये क्या होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड। ओके, तो इसमें लिखेंगे प्रेजेंट, दैट इज एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए। और इसमें साफ लिख देंगे, हम मना कर देंगे भाई एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है यूकेरियोटिक सेल में। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है, प्लाज्मिड का पाया जाता है तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली फंक्शन होगा। हम इस धरती पे तो हम कुछ ना कुछ हमारा पर्पस होगा रहने का, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार प्लाज्मिड का कुछ ना कुछ पर्पस है यहाँ पर। प्लाज्मिड का पर्पस क्या, प्लाज्मिड का पर्पस है कि प्लाज्मिड जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल को रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, ठीक है।
जो एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं पैथोजन से बचने के लिए, डिजीज से बचने के लिए, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कौन देता है? प्लाज्मिड देता है। इसको मेंशन करेंगे भी, ठीक है। तो उसके हम लोग ये रफ कर देते हैं प्लस, तो उसके अगेंस्ट हम लोग को रेजिस्टेंस देता है, कौन देता है? प्लाज्मिड देता है। इसको प्लाज्मिड को मुंह पर लिख लेते हैं, ओके। और दूसरा फंक्शन क्या है? प्लाज्मिड एक्चुअली सेल को मॉनिटर करता है कि कैसे एक डीएनए दूसरे फॉरेन डीएनए में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि जब फ्यूजन होता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो मोनेरा होता है, मोनेरा में क्या होता है मेनली कि एक डीएनए दूसरे डीएनए में जाता है, तब जाके एक दूसरे डॉटर सेल्स बनती है, उसी के इक्वल डॉटर सेल बनती है, सिमिलर बनती है। तो ये मॉनिटर करता है कि कैसे अपना डीएनए दूसरे डीएनए में जा रहा है और क्या क्या कर रहा है, उस चीज को मॉनिटर कौन करता है? प्लाज्मिड करता है। तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकेरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो ये डिफरेंस था हमारा 6 वाला, प्लाज्मिड, प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसको देख लेते हैं। फंक्शंस कुछ नहीं है, छोटे से फंक्शन है दो। एक तो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्ट करता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दूसरा मॉनिटर द सेल व्हेन ट्रांसफॉर्म द DNA from parent cells to foreign cell, यानी जो खुद का डीएनए फॉरेन डीएनए से कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, कि कैसे उसमें जाएगा, तो उसको मॉनिटर करता है प्लाज्मिड आपका, ओके। अब नेक्स्ट आता है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स, एक चीज और याद रखना, जो मीजोसोम्स होता है ना, मीजोसोम्स आपका एनालोगस ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया का। एनालोगस क्या होता है? तो दो टर्म होती है, एनालोगस और होमोलोगस। होमोलोगस क्या होता है कि जिनका ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन अलग अलग हो, ठीक है। ओरिजिन सेम हो पर फंक्शन अलग अलग हो, दैट इज द होमोलोगस। पर एनालोगस क्या होता है, जिनका ओरिजिन ही अलग अलग है लेकिन फंक्शंस दोनों का सेम है, दैट इज द एनालोगस। आप मेंशन कर सकते हैं इस चीज को, बता देता हूं, ठीक है। तो होमोलोगस क्या होता है कि जिनकी उत्पत्ति समान होती है पर कार्य अलग अलग, यानी ओरिजिन सेम बट फंक्शन अलग अलग। एंड द एनालोगस इज दैट, एनालोगस होता है कि जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, यानी ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, यानी कार्य समान है। तो मीजोसोम्स क्या होता है? प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं, इनकी खास स्पेशलिटी है, और यूकेरियोटिक्स में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो मीजोसोम्स क्या होते हैं? मीजोसोम्स कुछ नहीं होते, ये एक क्या है कि एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का इनटू द सेल, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन इनटू द सेल, तो सेल्स के अंदर का जो एक्सटेंशन होगा वो मीजोसोम्स होगा। तो मीजोसोम्स के फंक्शंस क्या क्या है वो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनके फंक्शंस को लेकर, इसलिए में दे दिए जाते हैं कि सारे फंक्शन मीजोसोम्स के हैं कि नहीं, या कुछ या फिर कुछ फंक्शंस अलग हैं, ठीक है। तो मीजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? पहला तो फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? सारे मीजोसोम्स के फंक्शंस प्रोकैरियोटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या होगा? replication of DNA and distribution to daughter cell, यानी जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, यानी डीएनए अपने समान एक और डीएनए बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिका, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये भी कौन हेल्प करते हैं, कौन ऑर्गेनाइज करता है? मीजोसोम। और जो नया डीएनए बना है उसको डॉटर सेल में भेजना, इसका काम है, मीजोसोम का काम है, ठीक है। अगला फंक्शन क्या है? ये क्या करता है कि आपका रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। वैसे ही रेस्पिरेशन के लिए जो एटीपी प्रोड्यूस करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो देखिए उत्पत्ति अलग अलग, कार्य समान हो रहे हैं, ठीक है। और वहां भी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन
ओके, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि वहाँ सेल मेम्ब्रेन बनानी हो या कुछ भी बनाना हो तो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, खाना बनाना हो तो एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या होता है कि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, किस प्रकार वो भी फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में वो भी हेल्प करता है, वहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है कुछ कुछ सेल्स में या फिर सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ के लिए भी एटीपी चाहिए होता है। तो कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेल्स, इसके अलावा हेल्प इन द रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन, हेल्प इन द रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन। इसके अलावा क्या होता है, म्यूकोसोम क्या काम करता है? म्यूकोसोम का काम और है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जब मान लो कि सेल्स को कुछ और एक्टिविटीज करनी होती है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी करनी होती है, जैसे अमीबा वगैरह में होता है कि कुछ अपने पेरापोडा के थ्रू किसी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सेल को खाना होता है, तो अपना थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो सरफेस एरिया में हेल्पफुल करता है, म्यूकोसोम करता है। इनको एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना होता है तो उसमें हेल्पफुल करता है, म्यूकोसोम करता है। तो उसको हम थोड़ा ऊपर मेंशन कर देते हैं, इसके फंक्शंस को। ये वाला प्लाज्मिड क्लियर हो गया आप सबको? ओके, देन प्लाज्मिड्स के बाद हम लोगों ने म्यूकोसोम पढ़ा था। म्यूकोसोम को डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे ताकि चीजों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो हेल्प इन द रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन, इसके अलावा क्या फंक्शन है, क्या लेवल का फंक्शन है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, increase the surface area according to cell demand। हो सकता है इंसान में थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो पर मीनिंग सेम है। increase the surface area according to the cell demand and enzymatic activities, enzymatic activities। तो ये हो गया आपका म्यूकोसोम का कार्य है। ओके, और इसमें तो एब्सेंट हो जाए तो कुछ पढ़ना नहीं हम लोगों को, तो इसमें रफ कर देता हूँ। ओके, तो म्यूकोसोम का कार्य हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब और आगे थोड़ा हम लोग जाते हैं, तो राइबोसोम को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। मतलब हमने राइबोसोम ऑलरेडी पढ़ लिया, क्योंकि एक डिफरेंस है कि राइबोसोम दोनों में डिफरेंट टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका 8 पॉइंट, दैट इज द राइबोसोम। तो राइबोसोम जो इसमें पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में वो होगा 70S, एंड स्मॉलर होता है, ऑलरेडी इसका सब्यूनिट पढ़ लिया 30S एंड 40S। क्यों होता है S को आपने बताया कि मैंने एक S यूनिट होती है, सेटवर्क यूनिट, क्योंकि साइंटिस्ट कौन था? सेटवर्क ने इसकी खोज की थी, इसका सेडिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट किया था। तो 70S होता है, 2 यूनिट्स होती है, 30S एंड 40S, तो 30S एंड 50S। ओके, तो और यहाँ राइबोसोम क्या होता है? 80S होता है। पर 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? 70S राइबोसोम आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है, ये 70S राइबोसोम, ठीक है। एक जगह राइबोसोम और देखने को मिलते हैं हम लोग, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये अपने आप में ऑर्गेनेल्स विद इन द ऑर्गेनेल्स नहीं वाले, कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ऑर्गेनेल्स विद इन द ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स विद इन द ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद की ही सेल मेम्ब्रेन होती है, डबल डबल, खुद का ही मैट्रिक्स होता है, खुद का ही न्यूक्लियस होता है, और खुद का ही राइबोसोम्स है। तो ये ऑर्गेनेल्स विद इन द ऑर्गेनेल्स हो गए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो दैट इज क्लियर? ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं डिफरेंस को लेके। तो एक चीज हम लोग देखते हैं और यहाँ पर वो आपका होता है पिलाई एंड फिम्ब्री। पिलाई एंड फिम्ब्री को हम लोग बोलते हैं रोम एंड झालर। आपकी एनसीईआरटी में पिलाई एंड फिम्ब्री से पहले फ्लैजिला दिया हुआ है, लेकिन क्या होता है कि फ्लैजिला एंड सीलिया हमारे यूकेरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो वो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, सिर्फ बता दिया है कि हाँ कि जो पिलाई एंड फिम्ब्राई जैसे स्ट्रक्चर होती है वो फ्लैजिला से ही सिमिलर होती है, लेकिन जो फ्लैजिला का कार्य क्या है? मूवमेंट करने का कार्य, लेकिन यहाँ पिलाई और फिम्ब्राई का कार्य मूवमेंट करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या काम है देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में पिलाई एंड फिम्ब्राई पाए जाते हैं प्रेजेंट, एंड दैट इज द एक्सटेंट। ओके, तो
जो पिलाई फिम्ब्राइस होते हैं, पिलाई पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। पिलाई कुछ नहीं होते, ये होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है ये, और ये बनी होती है पिलाइन, पिलाइन प्रोटीन से बनी होती है। ओके, और जो फिम्ब्राई होती है ना, फिम्ब्राई ब्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, मतलब वही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिम्ब्राई जैसे चूषक या फिर छालक जैसी स्ट्रक्चर होती है, ब्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये भी सिमिलर आपके पिलीन और ये फाइब्रिल प्रोटीन से, फाइब्रिलिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, कुछ गलत हमको नहीं पता है कि इसलिए मेंशन नहीं किया, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, पर ये पता है कि पिलाई पिलीन प्रोटीन से बना होता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इनका फंक्शन होता है इनका कि इनका फंक्शन ये होता है कि ये अपने क्या होती है कि जो यहाँ यदि पानी आने में पाए जाते हैं या फिर कहीं भी पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये पिलाई फैब्राई उनसे चिपकने में सहायता करती है, चाहे वो पत्थर हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, होस्ट हो, जिससे ये पोषण ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो हेल्प दे हेल्प टू adhere they help to adhere with substances and host। तो ये अपने होस्ट से किसी भी सब्सटेंस से चिपकने में सहायता करती है ताकि वहां चिपक के ये रुक सके, आगे फ्लो नहीं कर सके पानी में, और होस्ट से चिपक के अपना न्यूट्रिशन वहां से ले सके। तो पिलाई फिम्ब्राई यही खास बात है इनकी, और कुछ नहीं है। और ये पिलाई फिम्ब्राई कहाँ पाई जाएंगी? पिलाई फिम्ब्राई आपको पाई जाएंगी, ये क्या होती है कि आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होती है ये सेल मेम्ब्रेन की। तो लिख देते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है, दैट इज द आउटग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पर ये आपकी फ्लैजिला से बहुत डिफरेंस है। फ्लैजिला का कार्य मूवमेंट का होता है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया, इट इज क्लियर। और यहाँ जो अपसेट हो गया पिलाई फिम्ब्राई। इसके अलावा एक डिफरेंस और देखते हैं हम लोग, दैट इज द इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज कुछ भी नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है ना, एक रिजर्व फूड की तरह होती है इंक्लूजन बॉडी। वो भी क्या है कि मेम्ब्रेन नहीं होती उसमें, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है कि जो भी रिजर्व मटेरियल होता है ना, वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में प्रोकैरियोटिक सेल अपने अंदर रखती है। ओके, तो 9 है 10 वाला है आपका इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ना, रिजर्व फूड मटेरियल आर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी कौन कौन सी है? वो होती है आपकी फाइकोसाइनियन ग्रेन्यूल्स। ओके, फाइकोसाइनियन ग्रेन्यूल्स आपके इंक्लूजन बॉडी में आता है। ओके, एक ही नाम भी फिलहाल आप याद रखिए, फाइकोसाइनियन ग्रेन्यूल्स। ओके, ये आपके इंक्लूजन बॉडी में आता है। इसके अलावा यूकेरियोटिक में इंक्लूजन बॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर यदि कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है तो हम लोग अभी मेंशन नहीं करेंगे, ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो हम लोग मेंशन कर देंगे कि रिजर्व फूड किस में रखा होता है। ओके, तो ये आपके हो गया इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा और हम लोग डिफरेंस क्या देखते हैं प्रोकैरियोटिक्स में और यूकेरियोटिक्स में? तो प्रोकैरियोटिक्स में जो डिवीजन होता है, जो नई सेल्स फॉर्म होती है, वो फिशन द्वारा होती है। ओके, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होती है, और वो सेम चीज़ भी यहाँ देखने को हम लोग को मिलती है, तो वो कोई खास डिफरेंस नहीं हो गया। और यहाँ क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है, उसको हम बहुत एलोगेट तरीके से देख सकते हैं। सेल डिवीजन जो प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है। ठीक है, तो ये इंक्लूजन बॉडी हो गया, डिफरेंस दोनों में। तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिटी देखी, दैट इज द मेसोसोम्स देखा, एंड अदर इज द पिलाई फिम्ब्राई देखा। ओके, एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट इज द इंक्लूजन बॉडी देखा, ओके, एंड नेक्स्ट इज द राइबोसोम्स देखा, ओके, एंड नेक्स्ट इज द सेल वॉल देखी, ओके, तो और इनकी साइज देखी, ओके, सेल टाइप देखा, ओके। तो ये खास कुछ स्पेशलिटी है प्रोकैरियोटिक्स की जो हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक, और आपको ये अलग से मेंशन की हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको कंपैरिजन करके पढ़ लिया यूकैरियोटिक्स के साथ। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स का डेरिवेशन कहाँ से हुआ, इनके डेराइव कहाँ से हुए, इनके नाम वो भी देखिए, ठीक है, दैट इज क्लियर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट आते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स का कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं होता। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इतने सारे ऑर्गेनिल्स हैं ना, ये क्या ये ऑर्गेनिल्स सब एक जैसे हैं, क्या सब ऑर्गेनिल्स जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या फिर नॉन मेम्ब्रेनस है। तो इसको थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के चैप्टर को हम यहीं खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लियर। तो साइंटिस्ट हम लोगों ने देखे रॉबर्ट हुक, एंटन ल्यूवन है, फ्योडर श्वान, रॉबर्ट ब्राउन का हम लोग यहाँ मेंशन करना होगा, जिन्होंने न्यूक्लियस को देखा था, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, लिख देते हैं यहाँ पर। रॉबर्ट ब्राउन, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज क्लियर, ओके। तो हम लोगों ने कितने देखे, 1 2 3 4 5 साइंटिस्ट हम लोगों ने यहाँ देख चुके हैं, 5 के अंदर 2 साइंटिस्ट एक साथ, 6 साइंटिस्ट हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिल्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में अकॉर्डिंग टू देयर बाउंडेड स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर बाउंडेड मेम्ब्रेन। सो ऑर्गेनिल्स, ओके, सो ऑर्गेनिल्स में 3 पार्ट कर देते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल membranous, and that is the double membranous, and that is the non membranous, okay। so non membranous पहले हम मेंशन कर देते हैं कौन कौन से। तो non membranous के अंदर हमारे आते हैं सबसे पहले राइबोसोम, दूसरे आते हैं सेंट्रोसोम, तीसरे आते हैं हमारे साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के अंदर क्या आता है, माइक्रोट्यूबुल्स आ गए, माइक्रोफिलामेंट आ गए, and the second is third last is the intermediate filament, ओके। वो डबल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे 2 ही आएंगे, तो आएगा हमारा प्लास्टिक एंड नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे हमारे, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, that is the Golgi complex, next is the lysosome, इसके बाद peroxisome, and next is the speleosome, ER Golgi complex, lysosome, peroxisome, speleosome, and next is the vacuole। तो क्या क्या इनकी हिंदी होती है, जैसे प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सूत्रधानी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम को तंतु या तारककाय बोलते हैं, सॉरी इनको तारककाय बोलते हैं, और इनका सेम नाम है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रज्ञ जालिका बोलते हैं, अंतःप्रज्ञ जालिका, ओके। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी उपकरण बोलते हैं,
लाइसोसोम को लायन काय बोलते हैं, पैरोक्सिसोम, स्पेरोसोम, वैक्यूल्सोम लोग रिक्टिका और रसधानी बोलते हैं। तो ये हमारे मेम्ब्रेन फाउंडर्स, मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद ऑर्गेनेल्स को हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर काफी होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ने की, प्रोबेबली शायद हो सकता है कि 3 लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, एक आज हो चुका है, 2 और हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ लिए, जैसे सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स एंड जीनोमिक डीएनए, 3 कंटेंट्स हम लोगों के और है वो पढ़ के हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।